अब आपका है पार्ट थर्ड, कि पार्ट सेकंड में आपने समझा कि इसके आयोग बनाए गए थे, इसको किस तरह से निष्कासित किया गया। अब पार्ट थर्ड में पढ़िए कि लेसन कौन सा अपना, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। विज्ञान हमेशा नई खोज करता है, तो उसके कारण हमेशा आविष्कार उसका नया होता रहा। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि वो लोग नई चीज़ बना लेते हैं, उसे ग्रहण कर लिया जाता है और दूसरे देश भी ऐसा ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर हिंदी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो लेखक चाहता है कि हिंदी के साथ भी ऐसा, जो चीज़ हमने ग्रहण करी उसे सभी स्वीकार करें। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, कि सब अपने अपने तरीके से नाम दे देंगे तो दिक्कत होगी। हमने कोई शब्द बोला, तुम उसका किसी और चीज़ में प्रयोग कर रहे हो, वो किसी और में कर रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और विज्ञान में ऐसा नहीं होता, तभी तो विज्ञान बहुत आगे है कि जो जैसा उन्होंने बना दिया हर देश ऐसा ही ग्रहण करता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न ने, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है। यानी हम भी टीवी कहते हैं, विदेशी भी टीवी कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादि काल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आने से आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषा से, अंग्रेजी से ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर दिया, और अंग्रेजी से रूसी ने, कि जो चीज़ें हमने देखी नहीं, जानी नहीं, हम तो एक सीढ़ी जानते थे, लेकिन नई चीज़ होके आई तो उन्होंने जैसा नाम दिया हमने भी उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया। तो फिर जो भारत वाले हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हम चीज़ नाम दे रहे हैं तो वो भी चाहते हैं हमारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि हमें भी जो नाम दे रहे हैं उसको सभी स्वीकार करें। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उनके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति अपनी भाषा में ही उपस्थिति विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। बहुत से शब्द ऐसे जो नहीं समझ पाते तो उन्हें आप दूसरे अर्थ में, यानी कि उनके दूसरे पर्यायवाची शब्द रहते हैं उनसे समझ लेते हैं। और उष्ण शब्द एक भाव है, उष्ण शब्द एक भाव, जब किसी वस्तु को उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, इसमें इतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। यानी कि उसकी उष्ण का हर सब्जेक्ट में अलग अलग अर्थ है उसका। तो उनके पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। यानी कि जो शब्द हमें बोलने में कठिनाई होती है शुरुआत में, फिर हम बोलने लगते हैं तो वो ईजी हो जाते हैं। ईजी हो जाते तो हम उनका प्रयोग साधारण रूप से करने लगते हैं। नवीनीकरण इतना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। भाषा का क्या कार्य है? अपने भावों को अच्छी तरह से स्पष्ट करना। वो व्यक्ति काय के माध्यम से करता है? अपनी भाषा के माध्यम से, प्रांतीय भाषा से अच्छे से समझा पाता, अच्छे से स्पष्ट कर पाता है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से युक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजी का नहीं। कि अगर हम तो फिर हम अपनी मूल चीज़ को भूल जाएंगे। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। यानी कि थोड़ी मिली जुली भाषा है। इस कारण से यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। कि यानी कि
लोग अगर उसी में उलझा रहेंगे तो हम उसे गतिशील नहीं कर सकेंगे, आगे उसे नहीं बढ़ा सकेंगे। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से, कि जनता जैसे हम भाषा बोले जनता समझ ले, वो भाषा बिल्कुल सही है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। यानी कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि वैसे के वैसे बना, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे तो वो भाषा भी हमारी बेकार हो जाएगी। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषा में वैज्ञानिक कथा साहित्य या प्रायः नहीं के बराबर है, ये साहित्य तो हमारा है ही नहीं कहीं। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है, और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षक समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। यानी शिक्षक ही बता सकता है भाषा के प्रयोग के लिए, और सरकार इसका एक समुदाय बना दे कि ये ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करने का आपको अधिकार है, या जो भी तरीका बताए तो वो अपन कर सकते हैं। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यावहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। यानी कोई चीज़ को अपन सुधारना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसे शुरू से लेना पड़ेगा। तो उसमें हम जब गतिशील हो जाएंगे, हम चलने लगेंगे, उस राह पर चलने लगेंगे, तो चीज़ जरूर सुधर कर हमारे सामने आएगी। भाषा के प्रयोग उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम प्रयोग में चीज़ लाएंगे तब वो चीज़ हमारी सुधर करके सामने आएगी। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। कहने का तात्पर्य क्या है लेखक का, कि हम नए शब्दों का प्रयोग करें, नए मुहावरों का, नई रीतियों का प्रयोग करेंगे तो भाषा में अवश्य सुधार होगा और भाषा अवश्य ही सौंदर्यीकरण को प्राप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गणने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। यानी कि व्यवहार के द्वारा ही भाषा हमारे मुख से जब निकलेगी, जब व्यवहार बनेगा, यानी कि अपन बात करेंगे, तभी हम भाषा को नया रूप दे सकते हैं। कि उसका प्राण तत्व क्या है? व्यावहारिकता। नए शब्दों, नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्य पुस्तकों तक एवं शैक्षिक व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। यानी कि जब हम अपनी भाषा को पूर्ण रूप से अपने अंदर धारण करके हर जगह उसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा अवश्य ही आधुनिकता को प्राप्त होगी, अवश्य ही आगे बढ़ेगी। तो हम हिंदी भाषी हैं, अपने हिंदी को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ और सर्वसम्मान से सबसे आगे रहे। ये हो गया आपका भाषा और आधुनिकता। ये आपका 3 पार्टों में बना हुआ है। तीनों पार्ट अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। इसके आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसरों को आप फिल करो, देखो, समझो, नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय बेटा।